सरकारी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर साहिबा जो कि राउंड पर गई हुई थी, जो अलग अलग जच्चा से जाकर उसके हालचाल पूछ रही थी, जिन जच्चा ने अभी अभी हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया था। इस तरह से डॉक्टर साहिबा जाती और एक जच्चा के पास और जाकर कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते हुए पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो जच्चा कहती है कि मुझे एक गुड़िया चाहिए। दरअसल जैसे ही डॉक्टर साहिबा ने यह बात सुनी, डॉक्टर साहिबा एकदम मुस्कुरा देती है और हंसते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें गुड़िया ला कर दूँगी। दरअसल अभी अभी उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह एकदम से गुड़िया मांगने लगती है। या तो कोई मंदबुद्धि ही ऐसी बात कर सकता है या कोई बच्चा ही ऐसी बात कर सकता है। दरअसल जो माँ बनी थी, संभवतः भारत के इतिहास की शायद वह पहली ऐसी लड़की होगी जो इतनी कम उम्र में माँ बनी थी, क्योंकि उसकी उम्र महज 10 साल के आसपास थी, जो कि कक्षा 6 में पढ़ने वाली थी, जिसने क्या अभी हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी, उन्होंने उस बच्ची का दिल रखने के लिए कहा कि ठीक है, जिस जिस खिलौने के लिए तुम बोलोगी, तुम्हें वो सारे खिलौने ला कर दूँगी। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद जो आज की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए और हो सकता है कि आप लोग प्रशासन की और पुलिस के साथ और कोर्ट के साथ इन सब की तारीफ़ भी करेंगे, क्योंकि जो इसके बाद लड़की के साथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वाकई सबके तारीफ़ के काबिल होता है। मगर जो लड़की के साथ शुरुआत में होता है वो वाकई बहुत ही भयानक होता है। इसकी जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। 14 जुलाई 2017 की सुबह जब एक बेटी स्कूल पढ़ने के लिए तैयार हो रही थी, अचानक से उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। कक्षा 6 में पढ़ने वाली वो लड़की, जो कि मैथ और इंग्लिश में बेहद होशियार होती है, उसे पेंटिंग्स बनाने का बड़ा शौक़ होता है। वह घर में भी जगह जगह चारों तरफ उसके हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स लगी हुई थी। माँ पूछती है कि बेटा, क्या वाकई स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ और बात है। वह कहती है कि माँ, मुझे सचमुच मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, उस लड़की की जो माँ होती है, जो कि घर घर में लोगों के बर्तन मांजने का और उनके घर की सफाई करने का काम करती हैं, और उस लड़की के जो पिता होते हैं वो छोटी सी एक सरकारी नौकरी किया करते थे। माँ और बाप की चिंता बढ़ जाती है। अपनी बेटी को सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि आखिरकार उसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, किस बात का दर्द हो रहा है। क्योंकि उसकी माँ ने जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं उसको दिए थे, लेकिन उससे आराम नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। छोटी सी वो बच्ची, जो कि गोल मटोल थी, थोड़ी मोटी थी, और इसलिए उसे देखने में बड़ी अच्छी प्यारी सी बिटिया। अब जब उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ मेडिकल टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, मेडिकल टेस्ट करवा के ले आइए, और जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब कुछ देर बाद, यानी कि कुछ घंटे के बाद मेडिकल की रिपोर्ट आ जाती है। और मेडिकल की रिपोर्ट ले जाने के बाद माँ और बाप बड़े ही आराम से डॉक्टर साहब को दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे ही उस रिपोर्ट को देखा, डॉक्टर साहब को बेहद तेज़ गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद वो डांटने लगता है, और डांटते डांटते वो कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, तुम इतना अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी लड़की की जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं आप, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो, ये जो तुम्हारी बेटी है वो 30 सप्ताह की गर्भवती है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है। तो जैसे ही माँ बाप ये बात सुनते हैं, डॉक्टर साहब के ये शब्द सुनने के बाद उसके माँ बाप के पैरों तले से सचमुच ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। वो अपनी बेटी को काफ़ी दुलारते हैं और पुचकारते हैं, उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा, तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उस बच्ची को तो यह पता भी नहीं था कि उसके साथ यह क्या हुआ है, कैसा हुआ है और किसने किया है। और बच्ची बेचारी बिल्कुल ही शांत और खामोश थी। डॉक्टर साहब ने जब माँ बाप और उस बेटी की हालत को देखी, तब डॉक्टर साहब को थोड़ा समझ में आया
कि वाकई इन लोगों के साथ कुछ न कुछ अनर्थ ज़रूर हुआ है, जिसका इसके माँ बाप को बिल्कुल भी पता नहीं है। क्योंकि माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करने के लिए निकल जाती थी और बाप सरकारी नौकरी करता था, इसलिए वह भी अपने घर से बाहर निकल जाया करता था। उसी बीच में अब पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। और काउंसलिंग कराने के बाद जो मनोचिकित्सक होते हैं वह उस बच्ची को बड़े ही प्यार से और दुलार से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें किस किस ने किस तरीके से छूने की कोशिश की है। जब उससे दिलासा दिया जाता है, उसको बहुत प्यार से उसको टॉफ़ियाँ देकर, कुछ चॉकलेट वगैरह जो भी दे सकते थे सब देकर उससे पूछते हैं। फिर जिस तरीके से पूछ सकते थे उस बच्ची को जब अपनेपन का एहसास कराया, तब जाकर वो बच्ची बोल जाती है कि कहती है कि जो मेरे बड़े मामा जी हैं ना, वो मुझसे कुछ ऐसी बातें करते थे। जब बड़े मामा का नाम आता है तो बड़े मामा को देख के कुल बहादुर। उसकी बात सुनने के बाद पुलिस वालों को भी बहुत गुस्सा आता है, डॉक्टर को भी गुस्सा आता है, साथ ही जो उस बच्ची की माँ होती है उसको भी बेइंतहा गुस्सा आता है। वह एक तहरीर लिखती है और तहरीर लिखने के बाद वो पुलिस स्टेशन में जमा कर देती है। इसके बाद पुलिस इस कुल बहादुर को गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करने के बाद थाने लेके आती है। जब उसे सख्ती से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम ऐसा क्यों किए, कब से कर रहे हो, तब वो स्वीकारता है कि नवंबर-दिसंबर 2016 के आसपास से उसने यह सब करना शुरू किया था और वो लगातार ऐसे ही कर रहा था। पुलिस वालों को गुस्सा भी आता है और उसे सख्ती से भी पेश आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात आती है इस बच्ची की अबॉर्शन कराने की, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो न केवल ये कानून का उल्लंघन होगा बल्कि गलत हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इससे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद सीधा उसके जब लड़की का पिता होता है वो जिला अदालत पहुंच जाता है। जिला अदालत में जाने के बाद जज साहब से गुहार लगाता है, जज साहब, मेरी बेटी को ऐसी दिक्कत हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि उसका अबॉर्शन हो जाए, जिससे कि मेरी बेटी का भविष्य जुड़ा है वो कम से कम बच जाएगा। जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट जिला अदालत के जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात की बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब वक्त काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो बच्चा पेट में है उसकी उम्र लगभग 30 सप्ताह से ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर आपको इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि आप इसका अबॉर्शन कराएं। अब पिता था, माँ थी, वो जाहिर बात है कि वो परेशान हो सकते हैं। और एक ऐसा बच्चा जिसके आने के बाद कौन उसको स्वीकारेगा, समाज भी उसको धुतकारेगा। तमाम तरह की दिक्कतों और उस बच्चे के सामने पैदा हो सकती है। इसलिए माँ बाप ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया और हाई कोर्ट की तरफ जब रुख करते हैं तो हाई कोर्ट जाने के बाद यह पूरी कहानी, पूरी बात बताते हैं तो जज साहब साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो बच्चा भी ख़त्म हो सकता है और जो लड़की है जिसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है वह भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन माँ बाप थकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट यानी कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से भी ये आदेश आ जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट देखी गई है और इसे हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते। अब एक तरफ तो यह मामला हो जाता है, जैसा FIR दर्ज हो जाती है, मामला अदालत पहुँच जाता है, तो जैसे जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया वाले को इस बात की भनक लगती है, उसके बाद फिर घर पे मीडिया वालों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये खबर जो थी घर घर तक लोगों तक पहुंच जाती है कि इस तरह से मामा ने ही अपनी ही सगी भांजी के साथ इस तरह से घिनौना काम किया और कई महीनों तक ऐसे लगातार करता रहा था। वो बेटी गोल मटोल थी, इसलिए माँ बाप को उस बात का पता ही नहीं चल पाया और उसका धीरे धीरे पेट भी बढ़ रहा था और वह गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती को उसका अबॉर्शन कराने की बात करते हैं तो लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली। अब यहाँ तक की बात बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन जब अबॉर्शन की अनुमति नहीं मिलती है तो मजबूरी बन जाती है कि इस बच्ची का अबॉर्शन ही करना पड़ेगा।
यहाँ तक कि बात बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन जब अबॉर्शन की अनुमति नहीं मिलती है तो मजबूरी बन जाती है कि इस बच्ची का अबॉर्शन ही करना पड़ेगा। वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है और 17 अगस्त 2017 को उसे GMCH सरकारी हॉस्पिटल, जो माना हुआ सरकारी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया जाता है। जो लड़की होती है कक्षा 6 में पढ़ने वाली, उस लड़की जिसकी उम्र 10 साल होती है, उसको भी अभी तक बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरह के लोग कि मीडिया वाले उसके घर पे आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता उसके घर पे आते हैं, पुलिस वाले भी उसके घर पर आते जाते हैं। एक कमरे का वो उसका घर होता है, गरीब फैमिली होती है। वो लड़की भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार यह माजरा क्या है, यह लोग क्यों आते हैं। तब एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि पापा ये लोग क्यों आते हैं और मेरा पेट इतना अजीब सा क्यों है, मुझे अजीब सी क्यों फील आती है। तभी उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है और पथरी का साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इस पथरी को निकलवाने का वक्त आने वाला है। जब ये पथरी निकल जाएगी तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और इन लोगों का जो घरों में आने जाने का सिलसिला है, यह भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद वो दिन भी आता है। 17 अगस्त 2017 को आखिरकार उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और अभी पूरे वक्त नहीं हुए थे, क्योंकि जब मैच्योर बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने में पैदा होता है। अभी कुछ महीने कंप्लीट भी नहीं हुए थे। उस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है, लेकिन पिता ने एक शर्त रखी थी कि अगर कोई भी बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की पैदा हो, वो उसे ना देखेंगे, ना अपनी बेटी को देखने देंगे। इसलिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हम अपने पास नहीं रखना चाहते। अदालत ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी, पुलिस प्रशासन ने भी यह बात मान ली थी, साथ ही जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली थी कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो वक्त भी आता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बड़े ऑपरेशन से करना पड़ता है और वह एक स्वस्थ बेटी को जन्म देती है। जब स्वस्थ बेटी को जन्म देती है तो जो डॉक्टरनी के माध्यम से वो बच्चा पैदा होता है, डॉक्टरनी जब राउंड पर आती है तो उस बच्ची से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो ला कर दूँगी। तब लड़की ने कहा कि मुझे एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए। जैसे ही गुड़िया का नाम आता है, डॉक्टर साहिबा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि इस लड़की ने अभी एक बेटी को जन्म दिया है और उस बेटी को यही नहीं पता कि उसने आखिरकार एक गुड़िया को ही तो जन्म दिया है। आखिरकार ये कैसी विडंबना है। डॉक्टर साहिबा कुछ भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो उसकी मांग थी, उसकी डिमांड थी, उन्होंने उस खिलौने को लाकर उस बच्ची के हाथों में दे दिया और वो खेलने लगती है। और उसके बाद फिर जब वक्त यहाँ से आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद माँ और उसके जो पिता होते हैं अपनी बेटी को घर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो सेक्टर 15 में एक चाइल्ड होम होता है, वहाँ पर उस बच्ची को रखा जाता है। वहाँ उस बच्ची की परवरिश होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस ने इस मामले को, इस जांच को पुख्ता करने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या वाकई जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, जिस सगे मामा कुल बहादुर पर यह आरोप लगाया गया है, क्या वाकई ये बच्चा उसी का है या किसी और का है। इसके लिए डीएनए जो रिपोर्ट थी, डीएनए सैंपल भेजा जाता है और जब डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है तो वो मैच नहीं करता और जब मैच नहीं करता तो फिर एक बार फिर से मीडिया में हड़कंप मच जाता है। हंगामा खड़ा हो जाता है कि जिस व्यक्ति को जेल भेजा गया था, जब व्यक्ति सलाखों के पीछे है, दरअसल ये बच्चा उससे मैच नहीं कर रही है, तो यह बच्चा है किसका। उस बेटी की फिर से एक बार काउंसलिंग कराई जाती है, डॉक्टरों का पैनल बिठाया जाता है। उस बच्ची को प्यार से, दुलार से उसे अपनापन का एहसास कराकर उससे पूछा जाता है कि बेटा जैसा क्या तुम्हारे बड़े मामा करते थे, ऐसा कोई और भी करता था क्या। जब यह बात आती है तो लड़की जो काफ़ी पूछने के बाद बताती है कि मेरे जो छोटे मामा हैं, जिनका नाम शंकर है, वो भी मेरे साथ कुछ ऐसी ही हरकतें किया करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों भाई ये जानते थे, पहले ही बड़े भाई ने उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था और छोटे भाई ने चुपके से उसे देख लिया था।
तब छोटे भाई की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने बड़े भाई को समझा सकता था कि जिसके साथ तुम ये सब कर रहे हो, ये सब गंदा काम कर रहे हो, वह तुम्हारी सगी भांजी है। लेकिन छोटे को हिम्मत जुट जाती है। जब बड़ा कर रहा है तो छोटे ने भी ठीक वैसा ही करना शुरू किया और नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक उस लड़की का कई महीने तक बलात्कार ऐसे ही होता चला जाता है। जब भी छोटे को मौका मिलता था तब उसके साथ करता था, जब बड़े को मौका मिलता था तब उसके साथ करता था। माँ और बाप जब मौके पर नहीं होते थे तब उसका वह मामा अक्सर उसका फ़ायदा उठाया करते थे और वो बेटी इस गंदी हरकतों को, इस टच अनटच को, जो गलत और सही हो रहा था उसको वो समझ ही नहीं पा रही थी। और वह हर दिन या तो किसी टॉफ़ी या चॉकलेट जो बच्चे को दी जाती है, कुछ खाने के सामान जो दिए जाते हैं, इस तरह से दोनों मामा उसके लिए ला के देते थे और वह जो चाहते थे उसके साथ वैसा करते चले जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले में फिर दोबारा से डीएनए सैंपल लिया और डीएनए सैंपल लेके इसके मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की। तो जो छोटा वाला मामा होता है जिसका नाम शंकर होता है, उससे डीएनए मैच कर जाती है। यानी कि दोनों मामा ही उसको बलात्कार करते थे, लेकिन जो मैच करता है डीएनए सैंपल, वो उस बेटी का इस छोटे वाले मामा से सैंपल मैच कर जाता है। फिर 9 अक्टूबर 2017 को बहुत ही कम समय में ये डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस फिर उसको भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद दोनों भाइयों को सज़ा सुनाई जाती है।